हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सब खैरियत से हैं, ध्यान रख रहे हैं अपना एंड सिंसियरिटी के साथ में, कंसिस्टेंसी के साथ में और ईमानदारी के साथ में अब अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो इसी नोट पे आज का सेशन शुरू करते हैं। 18 अगस्त 2025 का द हिंदू और इसके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को हमें आज के सेशन में डिस्कस करना है फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2026 प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। साथ ही साथ वो दूसरे एग्जामिनेशंस जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है, चाहे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पेपर हों, चाहे रेलवे के एग्जाम्स हों, चाहे स्टेट पीएससी के एग्जामिनेशंस हों, बैंकिंग या और भी कोई दूसरा एग्जाम जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है, उसको ध्यान में रखते हुए भी हम लोग 18 अगस्त 2025 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। क्या क्या इंपॉर्टेंट समाचार हैं एंड किस किस तरीके के सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं, ये दोनों एस्पेक्ट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी कुछ है सेशन में एंड जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, ये मेरा वादा है, ये सेशन आपकी प्रिपरेशन को आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा इन्हांस करेगा। इसी नोट पे आज का सेशन शुरू करते हैं। 18 अगस्त 2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। देखते हैं सर, पहला समाचार ये रहा। हमको बात करनी है नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवेज के बारे में। तो न्यूज़ ये है कि नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे भारत का पहला रेलवे जोन बन गया है जिसने कंप्लीटली कंपोस्टेबल बायोप्लास्टिक्स की तरफ में शिफ्ट किया है ट्रेन के ऊपर। थोड़ा सा समझते हैं कंपोस्टेबल बायोप्लास्टिक्स का मतलब क्या होता है। यानी कि प्लास्टिक का जो भी हमारा सामान है, उस प्लास्टिक के सामान की जगह ऐसे मटेरियल की का इस्तेमाल करना या फिर इस तरीके के प्रोडक्ट्स से उसी प्लास्टिक को बनाना जो नेचर में जाकर डिज़ोल्व हो जाए, नेचर को नुकसान ना पहुँचाए। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए अगर आप प्लास्टिक का यूज़ करते हैं तो ये है कि उस प्लास्टिक की पॉलीथीन को आपने यूज़ करके फेंक दिया। अब वो प्रकृति में कई 100 साल तक जो है एज़ इट इज़ एक्ज़िस्ट कर सकती है और उसको नुकसान पहुँचाती है। जैसे-जैसे उसका डिग्रेडेशन होता है वैसे-वैसे वो प्रकृति को बहुत नुकसान पहुँचाती है, नेचर को काफ़ी नुकसान करती है। उसी की जगह अगर आपने कंपोस्टेबल बायोप्लास्टिक का इस्तेमाल किया है, उसी प्लास्टिक की पॉलीथीन की जगह पे आपने एक ऐसी पॉलीथीन यूज़ करी जो कंपोस्टेबल प्लास्टिक से मिलके बनी हुई है। इन दैट कंडीशन वो बायोप्लास्टिक एक तो जल्दी जो है वो डिकम्पोज़ हो जाएगा, प्लस उसकी डिकम्पोज़िशन की जो प्रोसेस है, उसकी जो डिग्रेडेशन की प्रोसेस है, उससे नेचर को, प्रकृति को किसी भी तरीके को नुकसान नहीं होता। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिसके चलते कंपोस्टेबल बायोप्लास्टिक अपने आप में एक इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन है अगर आप एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और प्लास्टिक पॉल्यूशन से लड़ना चाहते हैं तो। तो इंडियन रेलवे में अपना जो नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे ज़ोन है, जो नॉर्थ ईस्ट की रेलवे गाड़ियों को डील करता है, उन्होंने ये कदम उठाया है कि अपने ट्रेन्स पर भाई प्लास्टिक का जहाँ-जहाँ इस्तेमाल होता है, उसकी जगह पे कंपोस्टेबल बायोप्लास्टिक्स हम लोग यूज़ करेंगे, पूरी तरह से उसके ऊपर ये लोग शिफ्ट हो गए। इसके लिए इन्होंने एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस पायलट प्रोजेक्ट में नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे या फिर एनएफआर ने किया ये है कि वो जो पैसेंजर्स को लाइन-इन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो बैगेजेस इस्तेमाल होता है, रेलवे में जो लोग ट्रैवल करते हैं उन्हें पता ही होगा कि एसी की जो कैटेगरी है उसमें आपको बेडशीट्स और बाकी सारी चीज़ें और कंबल वगैरह दिया जाता है, तो उसको एक पॉलीथीन में या फिर एक कवर में जो है कवर करके दिया जाता है। तो उसकी जगह पर अब ये लोग ये बोल रहे हैं कि हम लोग उस तरीके की पॉलीथीन वगैरह नहीं यूज़ करेंगे लाइन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। उसकी जगह पर हम लोग बायोडिग्रेडेबल बैग्स जो हैं उनका इस्तेमाल करेंगे और पैसेंजर्स को उनमें जो है हम लोग लाइनें और बाकी सारी जो भी चीज़ें रेलवे की तरफ से दी जाती हैं, सब कुछ सप्लाई किया जाएगा। अब ये जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है वो बना किस चीज़ से है? तो ये एक मटेरियल से बना है जिसको आईएसओ 17088 बोला जाता है या फिर आईएसओ 17088 कंप्लायंट बायोप्लास्टिक है। इसको डेवलप किया गया है आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा। इसकी मदद से इन सारे लाइनेंस को बनाया जा रहा है और एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसको चलाया जा रहा है। अब देखते हैं इसके क्या रिजल्ट्स निकल कर आते हैं और उसके बेसिस पे शायद फिर ये इसको और ज़्यादा आगे बढ़ाएँ। हो सकता है इसका और ज़्यादा जो है दूसरे रेलवे जो ज़ोन्स हैं वो भी इसको यूज़ करने लगे हैं। बड़े लेवल पर अगर ये आईएसओ 17088 कंप्लायंट बायोप्लास्टिक अगर डेवलप होने लगे तो शायद अपने आप में एक इंडस्ट्री भी जो है यहाँ से बने, एक पूरा इकोसिस्टम बने एंड सबसे बड़ी बात कि इसकी मदद से फिर जो एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है, उसमें भी कमी आएगी। ये क्योंकि रेलवे में पूरे रेगुलरली जो है इंडियन रेलवे में लगभग 2.5 करोड़ लोग ट्रैवल करते हैं। अब कई देशों की पॉपुलेशन 2.5 करोड़ नहीं होती, उससे ज़्यादा लोग यहाँ पर जो है ट्रैवल कर रहे हैं। अब उसमें से अगर हम लोग 1 करोड़ भी मान लें लोग जो एसीज़ में अगर ट्रैवल करते हैं, चलिए 1 करोड़ भी छोड़ें, 50 लाख मान लेते हैं। 50 लाख लोग भी अगर एसी में ट्रैवल कर रहे हैं और उनको इस तरीके से ये बैग्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, और उसकी जगह पे अगर ऐसे
बायोडिग्रेडेबल बैग्स का इस्तेमाल होने लगे, बायोडिग्रेडेबल कंप्लाइंट बायोप्लास्टिक का इस्तेमाल होने लगे, तो अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है। तो अभी की तारीख में लगभग जो 40,000 इस तरीके के बायोप्लास्टिक बैग्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं ट्रेन्स को, जो सारी ट्रेन्स आपका नॉर्थ ईस्टर्न जोन में जो है या फिर एनएफआर का जो जोन है वहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, उनमें ये डिस्ट्रीब्यूट किए गए। फोटोग्राफ्स में आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। ये इस तरीके की जो व्हाइट कलर का जो आपको जो आपको ये प्लास्टिक देखने को मिल रही है, बेसिकली ये बायोप्लास्टिक है और इसमें रखकर लाइनिंग वगैरह या कंबल और बाकी सारी चीज़ें डिलीवर की जा रही हैं। तो ये अपना पहला समाचार हो गया। क्वेश्चंस यहाँ से बड़े ऑब्वियस हैं कि वो कौन सा रेलवे जोन है जिसने नॉन कंपोस्टेबल बायो प्लास्टिक पे शिफ्ट किया है अपने ट्रेन्स में। जवाब अपने को याद रखना है, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे। किस मटेरियल का बायोडिग्रेडेबल बायोप्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है? जवाब हो जाएगा ISO 17088 कंप्लायंट बायोप्लास्टिक। और डेवलप इसने किया है, ये तो हमको याद रखना है, IIT गुवाहाटी ने इसको डेवलप किया है। फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट है, अगर कामयाबी मिलती है तो और आगे इसको फिर बढ़ाया जाएगा। दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ देखता। ये समाचार इन्वायरमेंटल इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है और यूपीएससी का इसलिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। सिविल सर्विसेज 2026 के प्रीलिम्स में अगर यहाँ से क्वेश्चन आ जाए इन्वायरमेंटल इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी के सेक्शन में, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है एंड जितने भी सीरियस आपके सीएससी के एस्पिरेंट्स हैं 2026 के लिए, मैं उनसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। चलें शुरू करते हैं। तो हमको इस न्यूज़ में डिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क के बारे में बातचीत करनी है। डिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क, जिसको शॉर्ट में DSNP भी बोला जाता है, ये असम में सिचुएटेड है, इनफैक्ट ईस्टर्न असम में सिचुएटेड। एंड ये नेशनल पार्क इसलिए रेलेवेंट है क्योंकि यहाँ पर एक खास तरीके का आपको जो है एक कह सकते हैं लैंडस्केप देखने को मिलता है जो ग्रासलैंड डोमिनेटेड है। ग्रासलैंड डोमिनेटेड का मतलब यह है कि यहाँ पे बड़ी बड़ी ग्रासेस उगती हैं और बीच में एक आध कहीं पे पेड़ आपको देखने को मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो जितना दूर तक आप देखेंगे आपको दूर दूर तक बड़ी बड़ी 4-4 5-5 फीट तक उगी हुई ग्रासेस देखने के लिए मिलती हैं। अब जनरली असम की पूरी जलवायु है वो कुछ इस तरीके की है कि वहाँ पर ऐसे ग्रासलैंड इकोसिस्टम्स नहीं होते, वहाँ पर आपके रेन फॉरेस्ट डेवलप होते हैं, वहाँ पे खूब घने जंगल होते हैं। मगर यहाँ पे इस इलाके में ग्रासलैंड डोमिनेटेड इकोसिस्टम हमको इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि ये पूरा इलाका ब्रह्मपुत्र के बैंक्स पे बसा हुआ है और ब्रह्मपुत्र में हर साल आपके रिकरेंट फ्लड्स आते हैं। इस फ्लडिंग के चलते यहाँ पर जिस तरीके की पूरी सिस्टम या इकोलॉजी डेवलप हुई है, उसके चलते यहाँ पर अब बड़े-बड़े आपके या घने जंगलों की जगह पे ग्रासलैंड डोमिनेटेड लैंडस्केप जो है वो डेवलप होकर तैयार हुआ है। अब रिसेंटली इस डिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क का जो ये ग्रासलैंड डोमिनेटेड लैंडस्केप या इकोसिस्टम है, जब इसको स्टडी किया गया तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता चली। यहाँ पर उगने वाले 2 नेटिव प्लांट स्पीशीज़ हैं, 2 यहाँ पे पौधों की प्रजातियाँ या ट्रीज़ हैं। अ, ये मतलब यहीं पर उगती हैं, नेटिव हैं यहाँ की, इस इकोसिस्टम का पार्ट है। मगर इन्होंने एक तरीके से गद्दारी कर दी इस इकोसिस्टम से। इन्होंने इस रिवराइन इकोसिस्टम में इन्वेसिव स्पीशीज़ को जॉइन कर लिया है और वो इसी इकोसिस्टम के खिलाफ में काम कर रही हैं। थोड़ा-सा समझते हैं इस बात को। एक इकोसिस्टम अगर कहीं पर डेवलप हुआ है, तो उस इकोसिस्टम में जितने भी आपके प्लांट हैं और जितने भी आपके एनिमल्स हैं, फ्लोरा और फौना है, वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। अगर उस इकोसिस्टम में से कोई भी एक चीज़ एक्सटिंक्ट होती है तो फिर दूसरे के ऊपर उसका असर पड़ता है और अकॉर्डिंगली फिर पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है उससे इम्पैक्ट होता है। तो एक इकोसिस्टम में जितने भी आपके प्लांट्स हैं और जितने भी एनिमल्स हैं वो एक तरीके के क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं और बाहर से अगर कोई इन्वेसिव स्पीशीज अगर उस इकोसिस्टम को इन्वेड करने की कोशिश करती है तो फिर वो सब कलेक्टिवली उससे लड़ते हैं। यहाँ पे मगर एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिल रही है कि डिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क जो है, यहाँ पर 2 नेटिव प्लांट स्पीशीज़ हैं। यानी कि वो इसी इकोसिस्टम का पार्ट हैं और इस पूरी की पूरी जो यहाँ पे फूड चेन बनी हुई है उसका हिस्सा है। अगर उनको इसमें से हटाया जाएगा तो पूरा इकोसिस्टम इम्पैक्ट होगा और पूरे इकोसिस्टम के ऊपर अगर कोई और आपदा आएगी तो उससे ये जो प्लांट स्पीशीज़ हैं ये भी इम्पैक्ट होंगी। मगर इसके बाद भी यहाँ पे ये देखा गया है कि जो 2 नेटिव प्लांट स्पीशीज़ हैं, इन्होंने इस इकोसिस्टम में जो दूसरी इन्वेसिव स्पीशीज़ हैं, जो इस इकोसिस्टम को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रही हैं, उनका उनके साथ में हाथ मिला लिया है, एक तरीके से उनको जॉइन कर लिया है और वो पूरे के पूरे इस रिवराइन इकोसिस्टम की को अल्टर करने की, इसको बदलने का प्रयास जो है उसमें लगी हुई है। तो ये अपने आप में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फेनोमेनन यहाँ पे जो है देखने को मिल रहा है। अब ये 2 कौन-कौन सी प्लांट स्पीशीज़ हैं, तो एक का नाम है बोंगबैक्स साइबा, ये इसका साइंटिफिक नेम है बोंगबैक्स साइबा, जिसको असमी भाषा में सिमालू बोला जाता है और दूसरा है लार्जा स्ट्रोमिया स्पेकियोसा।
इसको वहाँ पर सामान्य भाषा में अजर बोला जाता है। तो ये सीमालू और अजर के जो पौधे हैं या प्लांट हैं, ये इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इस रिवराइन ग्रासलैंड इकोसिस्टम का पार्ट है और इस इकोसिस्टम का नुकसान होने पर इनको भी नुकसान होगा, इनको नुकसान होने पर पूरे इकोसिस्टम को नुकसान होगा। उसके बाद में भी ये पता नहीं किस खुशी में गद्दारी कर कॉर्बे जो है उसका पार्ट बन गए हैं और बाहर से आने वाली जो इन्वेसिव स्पीशीज हैं जो इस इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर रही हैं, एल्टर कर रही हैं, उनका साथ दे रहे हैं इस पूरी की पूरी प्रोसेस को बढ़ाने में। और ये अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग फेनोमेनन है, इसकी और फर्दर स्टडी हो रही है। मगर क्योंकि ये यहाँ पर जो है इंडिया में पाया गया है, द हिंदू ने इसको बड़ा प्रमुखता के साथ में छापा है और एक अपने आप में बड़ा रिसेंट और एक इंटरेस्टिंग फेनोमेनन है। यूपीएससी के लिए एक बड़ा हॉट पोटैटो हो जाता है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और हमको एज अ सीरियस एस्पिरेंट पता होना चाहिए। अच्छा, ये दोनों के दोनों जो ये स्पीशीज़ हैं, चाहे सीमालू हो चाहे अजर हो, ये दोनों फ्लावरिंग ट्रीज़ हैं, इनके ऊपर फूल आता है। और अब जिस तरीके से ये बाकी इन्वेसिव स्पीशीज़ के साथ में मिलकर इस इकोसिस्टम को नुकसान पहुँचा रहे हैं, इस केस स्टडी से फिर हमको अल्टीमेटली ये भी समझ में आएगा कि आखिर वो क्या परिस्थितियाँ हैं, क्या वो सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें कि आपके इकोसिस्टम में नेटिव ही जो है इकोसिस्टम के खिलाफ काम करने लगता है। जैसे शरीर में कैंसर के सेल्स हैं, वो कैंसरस जब हो जाते हैं वो शरीर के ही खिलाफ काम करने लगते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे क्या रीज़न रहा है जिसकी वजह से ये इस तरह से करने लगे हैं, पूरी की पूरी चीज़ को देखा जाएगा, स्टडी किया जाएगा। अच्छा, एक और बात कि ये डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क जो है ये अकेला ऐसा नेशनल पार्क या हैबिटेट है जहाँ पे फेरल हॉर्सेस हमको देखने को मिलते हैं इस देश में। इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया में एकमात्र ऐसा नेचुरल हैबिटेट है जहाँ पर हमको फेरल हॉर्सेस देखने को मिलता है। फेरल हॉर्सेस का मतलब क्या होता है? अगर आपके पास में घोड़ों की कोई नस्ल है जिसको आपने डोमेस्टिकेट किया है, अगर हमारे पास ना कोई घोड़े हैं जिनको हमने डोमेस्टिकेट किया, उनका फिर हमने इस्तेमाल किया। अब वो आपके इंसानों की बात मानने लगे सारी चीज़ें। उसके बाद में अगर हम लोगों ने उनको जो है छोड़ दिया, अगर हमने उनको अबैंडन कर दिया और फिर अगर वो वाइल्ड में अपने आप ज़िंदा हैं, वो रह रहे हैं, प्रजनन कर रहे हैं, उनका अपना जो कुटुंब है वो बढ़ता चला जा रहा है, तो इस तरीके के जो हॉर्सेस हैं, इनको फिर फेरल हॉर्सेस बोला जाता है। यानी कि जिनको पहले आपने डोमेस्टिकेट किया था, उनको बड़ा किया, उनको पाला, उन पे सवारी करी, सारी चीज़ें और वो आपके साथ में रहने के आदी हो गए, फिर आपने उनको अबैंडन कर दिया, उनको वाइल्ड में छोड़ दिया और अब वो जो है जंगल में अपने आप जी रहे हैं। इस तरीके के जो हॉर्सेस होते हैं, वो फेरल हॉर्सेस कहलाते हैं। तो डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क जो है एकमात्र ऐसा हैबिटेट है पूरे भारत में जहाँ पे इस तरीके के फेरल हॉर्सेस देखने को मिलते हैं। इस तरीके के लगभग 200 फेरल हॉर्सेस जो हैं यहाँ पे पाए जाते हैं। अब ये फेरल हॉर्सेस यहाँ पे कैसे पहुँचे? उसका जवाब ये है कि वर्ल्ड वॉर 2 में जब अंग्रेज़ यहाँ पे लड़ने आए थे, तो उनकी मिलिट्री में उस वक़्त प्रमुखता से कैवेलरी हुआ करती थी और कैवेलरी में घोड़े होते हैं, तो यहाँ पे घोड़े लेकर भी आए थे। मगर जब वो फिर यहाँ से गए होंगे तो उन घोड़ों को ले जाना शायद उनको भारी पड़ा होगा। तो या जो भी उनकी वजह रही हो लॉजिस्टिक्स या जो भी वजह हो, तो वो काफ़ी मात्रा में अपने घोड़े यहाँ पे छोड़ गए थे, अबैंडन कर गए थे। अब वो घोड़े जो डोमेस्टिकेटेड थे वो यहाँ पे छोड़ दिए गए, वो वाइल्ड में रहने लगे। रहते-रहते वो यहाँ के आदी हो गए। आज की तारीख में उनके लगभग 200 के करीब जो वंशज हैं या 200 के करीब जो डिसेंडेंट हैं, वो 200 डिसेंडेंट फेरल हॉर्सेस जो हैं वो यहाँ पर अभी रह रहे हैं और उनकी पॉपुलेशन हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये भी अपने आप एक इंटरेस्टिंग फीचर है यहाँ का, जो हमको याद रखना चाहिए। फोटोग्राफ देख लीजिए। ये उन फेरल हॉर्सेस की फोटोग्राफ्स हैं। इनके जो पुरखे थे 1945 के आसपास में ब्रिटिश आर्मी में काम किया करते थे और डोमेस्टिकेटेड थे। कई जंगें उन्होंने देखी होंगी, फिर उन बेचारों को छोड़ दिया गया। अब उनके ये वंशज हैं, तो यहाँ पर ये खुले में वाइल्ड में इस तरीके से जी रहे हैं। तो ये अपना समाचार हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चंस क्या-क्या बनेंगे, तो पहला तो ये पूछा जा सकता है कि डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क जो है वो कहाँ स्थित है? याद रखना है असम में स्थित है। दूसरा ये कि इस नेशनल पार्क की खासियत क्या है? पूरे असम में अपने को जनरली बड़े-बड़े घने पेड़ और घने जंगल देखने को मिलते हैं, फॉरेस्ट वगैरह देखने को मिलता है, बट यहाँ पे लैंडस्केप कैसा है? ग्रासलैंड डोमिनेटेड है। तो ग्रासलैंड डोमिनेटेड क्यों है? बिकॉज़ ब्रह्मपुत्र में भर-भर कर फ्लड्स आते रहते हैं, उसके चलते जो भी इक्वेशन बनी हो मगर उसके चलते यहाँ पे ग्रासलैंड सिस्टम जो है वो प्रिवेल कर गया, यहाँ पे उतने पेड़ देखने को नहीं मिलते। खास बात क्या है? इसी की जो आप कह सकते हैं इकोसिस्टम की जो संतानें हैं वो इसी से गद्दारी कर रही हैं। बेसिकली इसी इकोसिस्टम की जो स्पीशीज़ हैं, वो इसके खिलाफ इन्वेसिव स्पीशीज़ के साथ में मिलकर इकोसिस्टम को अल्टर करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड लास्ट बात कि ये एकमात्र ऐसा हैबिटेट है जहाँ पे फेरल हॉर्सेस हमको देखने के लिए मिलते हैं। लगभग 200 के करीब फेरल हॉर्सेस यहाँ पर अभी फ़िलहाल मौजूद हैं। ये उन हॉर्सेस के वंशज हैं या उन फेरल हॉर्सेस के वंशज हैं जिनको वर्ल्ड वॉर 2 के वक़्त में अंग्रेज़ों के द्वारा अबैंडन यहाँ पे कर दिया गया था। चलें, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ देखना। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज़ सेशन। आज के सेशन में बस इतना ही। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम लोग 19th अगस्त
2025 का द हिंदू और इसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें और मेहनत करते रहें। थैंक यू। जय हिंद।